हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास 8 में जो जियोग्राफी में दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, स्थलीय, जलीय और वन्य जीवन की मतलब हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, स्थलीय परिक्षेत्र के बारे में जानेंगे, जलीय परिक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और वन्य जीवन किस तरह से वहाँ वनों में किस तरह से लोगों के जीवन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, जो जंगली जानवर हैं। इसमें आप देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ में। इसके बाद हम देखेंगे, इसके पहले जो हम चैप्टर आपको पढ़ा देते थे आवर रिसोर्सेज, उसको हमने अच्छे से पढ़ा दिया पहला लेसन। आज दूसरा लेसन शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जैसे किसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, हमने आपको बता चुके हैं, फिर भी बता रहा हूँ। देखिए कि मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा, मतलब नेचर यानी प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप मिल जाते हैं, बिना मानव के सहयोग से जो है उत्पन्न होते हैं, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें आप देखेंगे कि वे संसाधन, अब संसाधन अगर बात मान लीजिए कोई पूछ दे संसाधन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि वे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं आपको देखेंगे, दो प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव संसाधन। इसमें आप देखेंगे इस तरह से प्राकृतिक संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप हमें प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और दूसरा आप देखेंगे जो मानवीय संसाधन किसे कहते हैं कि वे संसाधन जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, अपनी आवश्यकता, उनकी आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करके बनाते हैं, प्रयोग करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, हम मानवीय संसाधन कहते हैं। कि मनुष्यों के द्वारा जितने भी, जैसे पेड़, अरे आप देखेंगे इसमें पंखा हुआ, भवन हुआ, पुल हुआ, जितने भी आवश्यकताएं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानवीय संसाधन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन हमको बता दिया। इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन में हमको पढ़ना है भूमि संसाधन, यानी जो है आप देखेंगे लैंड रिसोर्सेज में क्या आएगा कि भूमि संसाधन किसे कहते हैं। आप देखेंगे कि भूमि संसाधन देखेंगे एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं इसे भूमि से ही प्राप्त होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमें भोजन के लिए कृषि करते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं, सारी चीज़ें जो आप देखेंगे पृथ्वी धरातल पर ही संभव होती हैं, और उसके द्वारा जो मनुष्य की आवश्यकताओं के आप देखेंगे हर तरीके से, हर तरह से पूरा करती हैं, इसी को हम कहते हैं भूमि संसाधन। आप देखेंगे जो भूमि है हमारी जो है, आप देखेंगे कि 29%, कितना परसेंट आप देखेंगे यहाँ पे केवल 29% जो है भूमि है उपलब्ध है, बाकी जो है 71% आप देखेंगे जल से घिरा हुआ। हमारी पृथ्वी कितना है 29%, और आप देखेंगे इसके अलावा जो 71% आप देखेंगे चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि 29% में इसने भी आप देखेंगे बहुत जंगल हैं, कुछ रहने के लिए स्थान, कुछ मैदान है, किस तरह से बटे हुए हैं। यह आप देखेंगे मुख्य रूप से 3 रूपों में हम इसका अध्ययन करते हैं। 3 रूपों में क्या होता है, एक पर्वत होता है, दूसरा पठार होता है। अब आप देखेंगे पर्वत होगा, दूसरा अध्ययन करेंगे पठार क्या होता है, मैदान क्या होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह भूमि संसाधन के अंतर्गत आते हैं पर्वत, मैदान और पठार, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत क्या होते हैं, माउंटेन क्या होता है, माउंटेन। माउंटेन में आप देखेंगे कि पर्वत भूमि का वह भाग है, यानी पर्वत भूमि का वह भाग है जो आसपास के क्षेत्रों से क्या होता है, ऊपर उठा होता है। आप देखेंगे जो पर्वत होता है यह मान लीजिए समतल है, यह आसपास के क्षेत्रों से क्या होता है, ऊपर उठा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पर्वत। क्या कहते हैं कि भूमि का वह भाग जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। इस तरह से समझ में आ गया पर्वत किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे
पर्वतों में आप देखेंगे कि जैसे द रॉकीज पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। रॉकीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। द एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका में। और आप देखेंगे जो हिमालय पर्वत जो है यह आप देखेंगे जो है एशिया में पाया जाता है, यह नेपाल में स्थित है। तो इस तरह से आप देखेंगे, और आप देखेंगे और कुछ पर्वतों के नाम देखेंगे कि द एल्पस पर्वत आप देखेंगे यूरोप में पाया जाता है, और द पायरेनीज पर्वत भी यूरोप में पाए जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यह पर्वतों के बारे में हमने जाना कि कौन पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत उसे कहते हैं, पर्वत पृथ्वी का वह भाग जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत और द रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, द एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में आप देखेंगे। तो इस तरह से द एटलस पर्वत जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, हिमालय पर्वत एशिया में पाए जाते हैं। इस तरह से हमने पर्वतों के बारे में यहाँ पर जाना। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो है कि पठार क्या होता है। अब हम इसके बारे में पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे देखिए अगला हम पठार के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से इन सब को हमको याद करना होता है संसाधनों के बारे में कि किस तरह से यह हमारे उपयोग में हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को हम सही तरीके से इसको अध्ययन करेंगे। कि पर्वतों के बारे में हमने जान लिया, पर्वत क्या होते हैं। पर्वत भूमि का वह भाग होता है जो समतल भूमि से ऊपर उठा होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। पर्वतों के बारे में आपने देखा हिमालय पर्वत जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत जो है 8,848 मीटर उसकी जो है ऊंचाई है। तो इस तरह से हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे पठार क्या होते हैं। पठार क्या होते हैं आप देखेंगे। इसमें आप देखेंगे पठार क्या होते हैं। इसमें जो है पठार में आप देखेंगे, पठार मतलब एक सघन ऊंचा प्रदेश, जिसमें मतलब पठार उसे कहते हैं एक सघन ऊंचा प्रदेश जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर समतल उठा होता है ऊपर उठा होता है उसे पठार कहते हैं। आप देखेंगे जैसे ये क्षेत्र ऐसे होता है, ऐसे आप देखेंगे मेज की आकार की आकृति होती है, इसको हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। कि मतलब कि एक संघी ऊंचा प्रदेश जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर समतल उठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। आप देखेंगे ज़मीनी भूमि से आप देखेंगे समतल से ऊपर जाता है, और यह ऊपर ढाल लिए हुए यहाँ पे समतल होता है, फिर ढाल लिए हुए नीचे आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो आप देखेंगे जैसे इसमें आप देखेंगे दक्कन का पठार, जैसे भारत में आप देखेंगे भारत में दक्कन का पठार ये आप देखेंगे भारत में है। अब आप देखेंगे दक्कन का पठार, इसके बाद देखेंगे द अरबियन पठार,
अरेबियन पठार आप देखेंगे यह कहाँ पे है, एशिया में, एशिया महाद्वीप। तो इस तरह से आप देखेंगे पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, यह सब जो देखेंगे बहुत पठारों की संख्या है। तो इस तरह से हमने पठारों के बारे में जाना कि पठार क्या होते हैं। पृथ्वी के समतल तल से ऊपर उठा हुआ समतल भाग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो इस तरह से हमने पठारों के बारे में देखा। एक बार और देख लेंगे कि पठार एक संघ ऊंचा प्रदेश जो आसपास के क्षेत्रों से ऊपर समतल उठा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। पठार देखेंगे भारत में दक्कन का पठार, द अरेबियन पठार एशिया में। इस तरह से आकृति पठार की होती है। आप देखेंगे समतल तल से ऊपर उठा हुआ और नीचे ढाल लिए हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पठार के बाद आगे देखेंगे मैदान क्या होता है। कि मैदान के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि मैदान किसे कहते हैं। आप देखेंगे मैदान क्या होता है कि मैदान पृथ्वी के समतल या मैदान पृथ्वी के सतह के निम्न और समतल स्थान हैं। अधिकांश मैदानों के स्तर समतल होते हैं। मतलब आप देखेंगे जब मैदान होते हैं वह पृथ्वी के निम्न स्तर होते हैं, निम्न सतह होती है और इसी को ही हम कहते हैं मैदान। और आप देखेंगे यह बहुत लंबा क्षेत्र में समतल होता है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। जैसे आप देखेंगे भारत में गंगा का मैदान जो सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। और आप देखेंगे उसी मैदान के अंतर्गत आप देखेंगे द प्रेरी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गेहूं की टोकरी कहा जाता है। प्रेरी में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाई जाती थी। घास के मैदान है। द स्टेप में आप देखेंगे यूरोप में है। तो इस तरह से जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, पृथ्वी सतह का निम्न क्षेत्र होता है, समतल होता है, यह बहुत दूर तक फैला होता है, समतल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, फील्ड कहते हैं। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि भूमि क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं और फिर हमने आपको जो है मैदान बताया। अब हम इसके बारे में जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल के बारे में किस तरह से हम जल का उपयोग करते हैं और जल क्या होता है। देखिए जल क्या होता है, वाटर। आप देखेंगे जो हमारे पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है यह कितना परसेंट है, 71% है। और आप देखेंगे जल ही जीवन है, यानी जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसलिए जल बहुत ज़रूरी है और इसलिए सभी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जीव जंतु पेड़ पौधे सबकी आवश्यकताएं जो इससे पूरा होती हैं। इस कारण से जल के बिना एक पल भी किसी मनुष्य या प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। इसलिए जल का जो आप देखेंगे पृथ्वी पर हमारे जो है 71% पाया जाता है और बाकी 29% भूमि है। लेकिन इसी यहाँ पर भी आप देखेंगे वाटर में अगर इसका देखा जाए, मानक देखा जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल पीने योग्य जल जो कितना होता है 26% जो होता है आप स्वच्छ जल होता है। और बाकी आप देखेंगे जो खारी जल होता है आप देखेंगे 97.4 जो केवल महासागरीय जल जो होता है वह आप देखेंगे यह जल जो होता है पीने योग्य नहीं होता है। इस तरह से आप देखें केवल पीने योग्य जो जल होते हैं वह 2.6% होते हैं। इसलिए हम देखेंगे जल का ही जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्राणियों के जीव जंतु के लिए। इसके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें जल को ध्यान में रखते हुए इनको सही से खर्च करना चाहिए। जैसे हम देखेंगे जल का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, हम किस तरह से वाटर का कंजर्वेशन करेंगे, किस तरह से हम जल का संरक्षण करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे जल का संरक्षण हम करेंगे। जैसे जल का संरक्षण कहने का मतलब होता है कि जल का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करना ही जल का संरक्षण कहलाता है। मतलब जल का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। आप देखेंगे
हमें क्यों ज़रूरी होता है? जैसे आप देखते हैं प्रायः दिनों में देखा जाता है कि बहुत लोग होते हैं अपने टोटी नलके को खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है, किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में आप देखेंगे इसके संकट आ सकते हैं कि पानी के लिए युद्ध होगा और पानी नहीं मिलेगा, लोग इधर उधर भटकेंगे। लेकिन उसी को पानी को आप देखते हैं कभी कभी मोटर खोल के लोग छोड़ देते हैं, पानी गिरता रहता है और आवश्यकता के अनुसार जो है वह बेकार होता रहता है। आवश्यकता के अनुसार जो जल इधर उधर घूमता रहता है, बेकार जाता है। उस जल को हमें कंजर्वेशन करना होता है, बचाना चाहिए। जैसे हमें अपने घरों में नल टोटी आवश्यकता के अनुसार खोलें। हमें जो है पहला पॉइंट क्या है कि जैसे हम जल का उपयोग करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार टोटी नल को खोलें और पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसा पानी होता है जो उसको रखे रहते हैं, फिर उसी में बहुत कुछ गंदा चीज़ मिला देते हैं, पानी बेकार हो जाता है, फिर फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमें हर एक पॉइंट पे हमें जल के लिए बहुत संघर्ष करना चाहिए कि किस तरह से उसको हम बचा कर रखें। अगर आप वैसे ही छोड़ देंगे तो इस तरह से बर्बाद हो जाएगा और आने वाले समय में पानी की बहुत दिक्कतें हो सकती है। पानी को प्रदूषित करने, जलों को जो है नहीं करना चाहिए, पानी को हमेशा प्रदूषित नहीं करना चाहिए और इनमें खुले नल को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब बहस तरीके पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। उसको अपना जो है आप देखेंगे आप कंजर्वेशन करने के लिए हमें बहुत वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इस तरह से हमें जल का बहुत तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे यदि जैसे बहुत से ऐसा भी होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों से आप देखेंगे कचरा जल में चला जा रहा है, सारा पानी प्रदूषित हो रहा है। तो यह सभी को भी हमको रोकना है कि गंदगी नहीं फैलाना है। जिस तरह से अगर मान लीजिए पानी है, नदियों में मरे हुए पशुओं को फेंका जा रहा है, उस पानी प्रदूषित हो रहा है, तो इस तरह से आने वाले समय में बहुत समस्याएं आ जाएंगी, जो पानी नहीं मिलेगा। इस कारण से हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, हमें सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो